नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जो एसएसटी है आपकी सामाजिक अध्ययन, उसकी शुरुआत जो होती है वो आपकी मुग़ल पीरियड से होती है। तो मुग़ल पीरियड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। जिन लोगों ने भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लें, रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर हमें पढ़ना है मुग़ल वंश के लिए तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बाबर महोदय के बारे में। बाबर महोदय वैसे तो एक लुटेरे किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना है, नंबर लेने हैं, तो थोड़ी सी तारीफ़ करनी पड़ जाती है मजबूरी में, वरना एक लुटेरे से ज़्यादा कुछ थे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म इनका हुआ है भाई साहब 1483 में। 1483 में इनका जन्म हुआ है। ये बाबर नाम की समस्या जो जन्म ली है वो 1483 में इन्होंने जन्म लिया है। और वो जगह थी आपकी फरगान घाटी। फरगान एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था। दूसरी चीज़, इनके पिताजी का नाम यहाँ से देख लेते हैं, डिटेल देखेंगे। इनके पिताजी का जो नाम है वो इनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। इनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा और इनकी माताजी का नाम है कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम या कुलतुग भी मिल जाता है। कुतुब निगार खानम इनकी माताजी का नाम है, ठीक है। और इन्होंने जो अपना जो इनकी समयावधि थी शासन की वो थी 1526 से लेके 1530, 4 साल 5 साल लगभग ये अधिकतर लड़ते रहे और घूमते रहे, इसलिए इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया, ठीक है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। और इनके निधन के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो इनका निधन हुआ है दिसंबर 1530 में, ठीक है। तो हम लोग अभी 26 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 4 साल इन्होंने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न की हैं भारत देश में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को जन्म ले लेता है, ठीक है, जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ। अब समस्या ये है ना कि इतिहासकारों ने एक बढ़िया सा इतिहास लिखा है, उसमें इनको एक विख्यात रूप से दर्शाया गया है और हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। आगे है, इन्होंने किया है मुग़ल वंश, जो स्थापना की है मुग़ल वंश की वो बाबर महोदय ने की है, ठीक है। की कैसे या हुई कैसे उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मैं वहीं से क्वेश्चन उठा रहा हूँ जहाँ से आपके पेपर में भी क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मुग़ल वंश का संस्थापक, ये बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है, सबको पता है, बाबर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो इनका जन्म है वो वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। जो वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर फरगन घाटी पड़ती थी, वहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है। क्या मुद्दा मतलब है, बाबर, फरगान घाटी, उज्बेकिस्तान और भारत, क्या करें, इतिहास है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि भारत में जो मुग़ल वंश है उसकी स्थापना करने के बाद में ये व्यक्तिगत तौर पर ये मानते थे कि ये तैमूर लंग के वंशज हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मानते थे ये तैमूर लंग के वंशज हैं, ठीक है। उसके बाद में और विश्वास करता था कि जो तैमूर लंग का वंशज है और उसका जो पूर्वज है वो चंगेज़ खां है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम लोगों को पता है कि पहला जो आक्रमण हुआ है वो 1526 में हुआ है, ठीक है। लेकिन 1519 से लेकर 1526 में बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है। जब बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, उसमें उसने पहला जो सफल आक्रमण किया वो 1526 में पानीपत के मैदान पे किया। 1526 में पानीपत के मैदान पे किया, जिसमें उसने दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश चल रहा था इब्राहिम लोधी का, उसने क्या किया, लोधी वंश में इब्राहिम लोधी को हरा दिया और लोधी वंश को ख़त्म करके मुग़ल वंश की नींव डाली। तो किसको हरा करके मुग़ल वंश की नींव डाली थी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इब्राहिम लोधी को हरा करके मुग़ल वंश की नींव डाली थी। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा लेंगे तब भी आपको वहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत भी मेरा अनुभव है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से उसका भी एक अनुभव है, ठीक है। उसके बाद में अगली बात ये आती है कि पानीपत के युद्ध के बाद में उसने जो अगला युद्ध लड़ा वो 27 में, मतलब 26 में उसने पानीपत का लड़ा, 27 में उसने खानवा का लड़ा, 28 में उसने चंदेरी का लड़ा, 29 में उसने जो 27 में खानवा हो गया, 28 में चंदेरी हो गया और 29 में जो है घाघरा का युद्ध
लड़ा और उसे जीतकर अपने राज्य में राज्य बना लिया और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। तो बाबर नाम की जो समस्या थी, बाबर नाम की सिर्फ समस्या, वो 1930 में 1530 में ख़त्म हो गई। लेकिन अभी समस्या क्या है, उसने क्या किया, एक वंश की नींव डाल दी, जिसके बाद में हुमायूं, फिर अकबर, फिर मतलब इस तरह शाहजहां, औरंगजेब, ये सब होते रहे। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पहले बाबर महोदय को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब चर्चा ये आती है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि बाबर में जो युद्ध लड़े गए थे वो कब और किसके किसके बीच में लड़े थे। तो पहला जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहला वाला, जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो बाबर की सेना से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपना नेतृत्व की कमी होने के कारण इब्राहिम लोदी के पास में बाबर उससे जीत गया था। ठीक है, संगठन का थोड़ा सा अभाव हो गया था इब्राहिम लोदी के पास में, जिसके कारण हुआ क्या, बाबर ने उसका फ़ायदा उठाया और युद्ध को जीत लिया। आगे चलते हैं, इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में हुआ जैसे उसने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ और 1526 में क्या किया, उसने मुगल वंश की नींव रख दी। ठीक है, इसके बाद में अगला युद्ध उसने लड़ा खानवा का। खानवा का जो युद्ध उसने लड़ा, वो लड़ा उसने 1527 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बस यही पूछ दिया जाता है, जो खानवा का युद्ध लड़ा गया वो किसके किसके मध्य में हुआ था। तो आपको याद रखना है, ये मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका आता है चंदेरी। चंदेरी में भी यही पूछा जाता है कि किसके किसके मध्य हुआ था। तो यह राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय ने क्या किया था, खानवा के युद्ध में जो थी राणा सांगा की मदद की थी, लेकिन हुआ क्या था कि राणा सांगा हार गया। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम चंदेरी को छोड़ देंगे तो चंदेरी बाद में भी हमारे साथ में धोखा कर सकता है, इसलिए उसने बाबर ने क्या किया, चंदेरी पर भी आक्रमण करके चंदेरी को भी जीत लिया। ठीक है, तो मेदिनी राय वहाँ का शासक था जो कि बाबर से हार गया। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आता है आपका, अगला जो आखिरी युद्ध उसने लड़ा वो घाघरा का युद्ध था। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी बिहार पहुंच चुका था। ये वही लोदी है जो उधर शुरुआत में इब्राहिम लोदी के खानदान का है। इसने क्या किया, जब वो वहां पहुंच चुका था, उसने एक सेना को संगठित किया और क्या किया, नेतृत्व में 1 लाख सैनिक इकट्ठे कर दिए और अफगानों के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। और महमूद लोदी जो था वो कहाँ पहुँच गया, वो भैया पहुँच गया चुनार। वो पहुँच गया भैया चुनार। अब ऐसी स्थिति में बाबर ने क्या किया, 1529 ईस्वी में उसको युद्ध लड़ा और युद्ध में उसको हरा दिया और कहाँ प्रस्थान कर गया, आगरा प्रस्थान कर गया। यहाँ तक की कहानी होती है युद्धों की। तो युद्धों की कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। अब सिर्फ मुद्दा बचता है बाबर की मृत्यु का। बाबर की मृत्यु के लिए हम लोग ये थोड़ी सी पढ़ लेते हैं बात। बाबर ने 48 वर्ष की उम्र में बाबर जो थे वो अपना परमलोक को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, मतलब वो मर गए थे। ठीक है, बाद में बाबर बिगड़ा, मतलब स्वास्थ्य उसका बिगड़ गया, तो बाबर भी बिगड़ गया, अपना बेचारे चल दिए। तो 1530 में वो 48 वर्ष की उम्र में मर गया। ठीक है, लेकिन एक समस्या ये आती है कि पूछ आपसे ये दिया जाता है कि जो दफनाया गया, जैसे उसको मतलब मकबरा बोलते हैं एक तरीके का, तो वो कहाँ पे था। तो पहले तो वो आगरा में था, पहले उसे आगरा में दफना दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में आगरा और दूसरा आपका काबुल, पहली बात तो दोनों होंगे नहीं, एक ही होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि भारत में उसे कहाँ दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि उसको कहाँ दफनाया जाए, उसको दफनाया जाए काबुल में। तो क्या किया, जब हुमायूं राजा बना तो हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और बाद में 9 वर्षों के बाद में काबुल के राजाराम घाट पर देख रहे हो, घाट का नाम भी राजाराम जाट जो घाट था, जाट लिख गया, ये घाट है भैया, घाट है। ठीक है, राजाराम घाट पर इसको दफना दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ये एक छोटी सी बात है, छोटा सा चीज़ लिखी हुई है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे कि बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसको तुझ के बाबरी कहते हैं। ठीक है, पेपर में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि बाबर की आत्मकथा का नाम तो तुझ के बाबरी। ठीक है, और ये भी पूछ दिया जाता है कि ये किस भाषा में लिखी है। तो भैया तुर्की भाषा में लिखी है, ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। और उसके बाद में एक चीज़ आती है कि जो बाबरनामा है इसे किस नाम से जानते हैं, तो बाकियाते बाबरी के नाम से इसे जानते हैं। अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद कराया गया था। ये नीचे वाला डिटेल आपको अगर ना भी याद रहे तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊपर की जो 2 लाइनें हैं ये वाली, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, कि बाबर ने तुर्की भाषा में, पहली बात तो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ से बाबर महोदय समाप्त होते हैं। अगला महोदय जो आपके हैं वो हुमायूं हैं, हुमायूं। ठीक है, तो इन पे चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करके
कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा उस पर भी आप जा करके ये मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और बाबर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो जो मैंने पढ़ाया है इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।